जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये मैं निकाल लूँ उसे जरा, एक मिनट। जी, ये तो हाई प्राइस और तभी, सॉरी, पावर कमीशन में आप मार्केट प्राइस तो तभी चार्ज करेंगे ना जब आपकी कॉस्ट भी कम होगी। तो कॉस्ट कम करने के लिए भी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन व्हाटसएवर इन द मार्केट, तो इवन इफ दे वेस्ट रिसोर्सेज दे डू नॉट यूज इट एफिशिएंटली स्टिल, एंड ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन वो हायर प्राइस चार्ज करके अपनी हायर कॉस्ट को कवर कर लेते हैं। तो इसका मतलब है दे पास हायर प्राइसेस ऑन टू कंज्यूमर्स। ठीक है ना? तो वो um, एक प्रॉब्लम कंज्यूमर के लिए ये भी आ जाता है क्योंकि कंपटीशन नहीं है। और लास्ट के, आपको अगर मोनोपोली है तो प्योर मोनोपोली चल रही है तो रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अ, यानी कि रेगुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट को वहां पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू पास लॉज टू रिस्ट्रिक्ट सच बिहेवियर ऑफ द मोनोपोली या सच एक्शंस ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ताकि वो रेगुलराइज रहे और सिर्फ उसी तरह बिहेव करे जिसमें लोगों का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, रादर देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स पोजीशन। तो उसके लिए फिर रेगुलेटेड मोनोपोली का एक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो वो कर दी जाती है कि या तो उस मोनोपोली को गवर्नमेंट कहती है कि सेल कर दें, या फिर उसे कहते हैं कि ये रेगुलेट अंडर रेगुलेशन आ जाएगी, रेगुलेटेड होगी। इसका मतलब है सर्टेन एक्शंस कैन नॉट बी टेकन बाय द मोनोपोलिस्ट, otherwise it will be considered as illegal and obviously action will be taken against them। वो imprisonment हो सकती है, फाइन हो सकता है, वो कंप्लीट क्लोजर हो सकता है बिजनेस का, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो इस तरह से फिर मोनोपोली को अगर रेगुलेट कर दें तो देन इट कैन गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू इट्स कस्टमर्स। अच्छा, फिर ये भी कि प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी अगर हम देखें पफर कंपटीशन और मोनोपोली में, तो वो हमें नजर ही आता है कि पफर कंपटीशन में कम प्राइस चार्ज होती है और मोनोपोलिस में ज्यादा, और आउटपुट भी परफॉर्म कंपटीशन में ज्यादा प्रोड्यूस होती है, मोनोपोलिस में कम। उसकी दो वजूहत हैं कि एक तो ये कि परफॉर्म कंपटीशन में चूंकि फॉर्म ज्यादा होती हैं तो ऑफकोर्स आउटपुट तो ज्यादा ही होनी है। और मोनोपोलिस जो है वो चूंकि एक ही होता है, लेकिन वो ज्यादा आउटपुट बना सकता है, वो बनाता नहीं है, अगेन टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स पोजीशन, और वो कम सप्लाई करके ताकि प्राइसेस को हाई किया जा सके और एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा सके। अच्छा, अब आगे आ गया हाउ मोनोपोलीज में रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। ये वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी फर्म को मार्केट में एंटर होने से रोकते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। एक को नेचुरल बैरियर्स बोल रहे हैं, मतलब ये मोनोपोलिस्ट खुद से क्रिएट नहीं करता, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, और वो कुछ एडवांटेज ऐसे होते हैं उस मोनोपोलिस्ट को कि वो दूसरी फर्म्स उनसे compete नहीं कर पाती। अब दैट वाज नॉट इंटेंशनल एक्चुअली, लेकिन अगर वो खुद से क्रिएट करे तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री, और ये भी कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स करते हैं। तो अगर मैं नेचुरल बैरियर्स की बात कर लूं, तो उसमें हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि एक फर्म मार्केट में मौजूद है और उसकी आउटपुट या स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतना ज्यादा है कि उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत लो हुई हुई है, क्योंकि वो फर्म पूरी मार्केट को सप्लाई करती है, तो बहुत लो हुई हुई है, और उसकी वजह से वो कम प्राइस चार्ज कर पा रहा है एंड स्टिल गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब नई फर्म आती है, वो उतनी कम प्राइस चार्ज नहीं कर पाती क्योंकि उस फर्म को भी टाइम लगेगा टू एक्सपैंड, और एक्सपैंड तो तभी करेंगे ना जब लोग लेना शुरू करेंगे। तो वो कैसे उस प्राइस को मैच कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो इकोनॉमिक्स के लिए अचीव नहीं हुआ हुआ। तो उस वजह से वो मार्केट में रह नहीं पाता या फिर एंटर नहीं होते। इसी तरह कैपिटल साइज, एक फर्म है जिसका कैपिटल, जिसके पास बहुत ज्यादा है, और वो उससे अपनी फर्ज किया कि वहां पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और वो एक फर्म है जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और वो नई से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। और नई फर्म के लिए मुश्किल है, वो स्ट्रगल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको इन्वेस्ट करना है, और इतनी बड़ी अमाउंट उनके लिए इन्वेस्ट करना जरा मुश्किल है, या टाइम टू टाइम उनको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो उस फर्म के पास शायद नहीं होती, या उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो वो एंटर नहीं होते, इसलिए वो फर्म मैनेज कर लेती है
जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। फिर हिस्टोरिकल रीजन भी आ जाते हैं कि कंज्यूमर जो है ना वो ब्रांड लॉयल हो गए, फर्ज किया एक फर्म पुरानी चल रही है उससे ले रहे हैं, अब नई फर्म आ रही है उससे नहीं ले रहे, मतलब उसमें फर्म का कोई कमाल नहीं है, लेकिन अब वो इतने लॉयल हो गए हैं, उसको ले लेके आदी बन गए कि वो कहते हैं दूसरी नहीं लेनी गाड़ी, दूसरी हमें चीज नहीं लेनी, नहीं है पता नहीं यार कैसी होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि अभी इतनी गाड़ियां मार्केट में आ गई, लेकिन होंडा टोयोटा सुजुकी लोगों ने छोड़े नहीं है, वो फिर भी ले रहे हैं कई। तो अब जैसे कि मैं अगर होंडा सिविक की बात करूँ ना, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो वो पता नहीं 80 90 95 लाख का हो गया वो। ठीक है, तो बंदा कहे यार एसयूवी ना ले लें उसकी जगह पर। एक बात है, तो जो होंडा सिविक ले रहा है वो क्या सोच के ले रहा है? ऑफ रोड एसयूवी का एक अपना एक्सपीरियंस आपको पता ही है, तो वो होंडा सिविक ले रहा है क्यों? पुरानी पुराना ब्रांड है यार, जानते हैं, रिलायबल है, पहले से देखा हुआ है, वो यही लेना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि नई जो फर्म्स हैं उनको वो स्ट्रगल कर सकती हैं, क्योंकि रातों रात तो आपका ब्रांड इमेज बन नहीं सकता, वो तो टाइम लगेगा। तो अगर कस्टमर आपसे लेंगे नहीं तो आप टाइम कैसे लगाएंगे? तो ऑफ कोर्स यू कांट ग्रो एज अ ब्रांड देन, और यू हैव टू लीव द मार्केट देन। या आपको लगता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो हमें मार्केट से मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इनका मुकाबला कर नहीं सकते। जैसे आप पेप्सी और कोक को ले लो, तो कौन मुकाबला कर रहा है आपको बताओ, कितनी के? अभी रिसेंटली आपको पता है कि एक कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक आई थी मुकाबला करने, लेकिन वो भी फारिग हो गई, कौन सी थी भला? को याद है? टीवी पे ऐड भी आता था, बाहर टीवी पे आपने तो नहीं देखा होगा। उसका नाम था कोला नेक्स्ट, सुना है नाम? नहीं सर। नहीं सुना? अच्छा खैर, तो कोला नेक्स्ट एक आई थी बॉटल, और उन्होंने नाम ये क्यों रखा था बड़ा चुन के, कोला नेक्स्ट के पेप्सी कोला और कोका कोला से आगे चलो। ये उन्होंने नाम इसलिए रखा था कि कोला को छोड़ो, पेप्सी कोला है ना, कोका कोला, इसको छोड़ो आगे निक, तो कोला नेक्स्ट रखा था कि कोला से आगे चलो। बहरहाल हैवी एडवर्टाइजमेंट की थी उन्होंने, काफी एक्सपेंसिव मॉडल्स और एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी ली, लेकिन वो उनका नहीं चला काम, क्यों? यही वजह, हिस्टोरिकल रीजंस। तो वो जो ब्रांड बन गया हुआ एक दफा पेप्सी और कोका, उससे मुकाबला करना किसी और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बैरियर है, तो इसलिए वही दो ही अकेली चल रही है मार्केट में। अच्छा, लीगल कंसिडरेशंस ये भी है कि बाद कुछ फर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन हासिल होती है, और दूसरी फर्म इसलिए भी मार्केट में नहीं आ सकती। जैसे आपने पाकिस्तान रेलवे का नाम सुना है? यस सुना सर। है? किसकी है पाकिस्तान रेलवे? पाकिस्तान रेलवे किसकी है? सर गवर्नमेंट की है। बिल्कुल गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर में है। तो और कोई प्राइवेट सेक्टर की रेलवे का पता है आपको जो चलती है? नहीं पता? नो सर। इसलिए इसलिए कि कोई चलती ही नहीं है, मतलब अलाउड ही नहीं ना। अगर गवर्नमेंट अपनी वो रेलवे चला रही है, तो उसने अलाउ ही किसी को नहीं किया हुआ, तो वो आप लीगली अलाउड ही नहीं है कि आप वो चलाते। अब बापडा को ले लो, अब पूरे मुल्क में बिजली देना बापडा का काम है, बापडा आगे किसी को अलाउ कर दे तो और बात है, अदरवाइज उनको भी ये लीगल प्रोटेक्शन हासिल है कि बिजली बापडा ने ही प्रोवाइड करनी। तो यहाँ लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है। अच्छा, इसी तरह से लीगल प्रोटेक्शन ऐसे भी मिल जाती है आपको, कॉपीराइट्स हो गए, ये पेटेंट्स हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट्स होता है नॉर्मली, आपने पेटेंट प्रोटेक्टेड है आपका, अगर हम बोलते हैं इसका मतलब है कि आप का कोई फार्मूला है, जैसे मैं पेप्सी और कोक को ही ले लेता हूँ, तो उनका एक सर्टन टेस्ट है। तो अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें ना, मतलब ये कि आप वो सॉफ्ट ड्रिंक लेकर और उसको एग्जामिन करें कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कितना कंटेंट किस चीज का है, शुगर कितनी है, तो आप देख सकते हैं और फिर वो टेस्ट डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी पेप्सी और कोक के लेवल का टेस्ट डेवलप नहीं करती। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने फार्मूले को पेटेंट करवा लिया हुआ है कि ये कोई और टेस्ट डेवलप नहीं कर सकता। तो लीगल प्रोटेक्शन मिल गई ना उन्हें, और ये लीगली आपको अलाउड है कि आपका यूनिक टेस्ट है, कोई दूसरा क्यों इस्तेमाल करे। इसी तरह कॉपीराइट्स भी होते हैं, ये मूवीज के भी होते हैं, बुक्स के भी होते हैं। आपने सुना होगा अक्सर पायरेटेड सीडी, पायरेटेड बुक्स, सुना है ना? जी सर। ये क्या होता है? ये पायरेट्स लेके आते हैं बहरी जहाज से? नहीं सर। फिर क्या होता है? होता क्या, ये पायरेट्स तो उसी से निकला ना, पायरेट्स। वो जो हमने देखा मूवी में, एक आंख वाला बंदा है, हाथ में उसने कोई
तलवार पकड़ी हुई है, सर पे लंबी सी टोपी है ना? ऐसा कोई इमेज बनता है? जी सर। हाँ, तो फिर क्या है ये पायरेटेड क्यों बोलते हैं? ये पायरेटेड बुक है या सीडी है या नहीं पता? नहीं सर। वो पायरेटेड मतलब वो इलीगल, वो डाकू है ना, लूट रहे हैं। मतलब आपकी बुक है, आप छाप रहे हैं, आपने लिखी है, तो यू हैव द राइट ना। या आपने जिस कंपनी को राइट दिया हुआ है कि ये प्रिंट कर सकते हैं मेरी बुक, तो कोई और अगर उसकी फोटो कॉपी निकालना शुरू कर दे, बुक पकड़ के, तो वो और बुक बना दे फोटो कॉपी निकाल निकाल के, तो ये पायरेटेड इसको बोलते हैं कि उन्होंने लूटा। वो आपका राइट था, आपके राइट को लूट लिया, इसलिए पायरेटेड बोल रहे हैं। तो ये काम मूवीज में भी हो सकता है, सॉन्ग में भी हो सकता है। मूवी आपने बनाई, सॉन्ग आपका है, तो आपका राइट है कि उस सॉन्ग को बेचें, या उस सॉन्ग को जिस भी आपने चैनल को देना है, या जिस भी कंपनी के थ्रू आप करवाना चाह रहे हैं, इसको प्रमोट करवाना, प्रमोशन करना चाह रहे हैं, वो करें। लेकिन कोई और अगर करे, उसको कॉपी करके आगे बेचना शुरू कर दे, तो वो फिर पायरेटेड बन जाएगा, और ये प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसीलिए तो कॉपीराइट अगर आप करवा लें और पेटेंट करवा लें, तो फिर आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है। अब कोई और वो काम नहीं कर सकता। वो अपने फिर किसी और आइडिया के साथ आए, जो कि आसान नहीं है नया आइडिया लेकर आना। तो ये लीगल कंडीशन। आगे आर्टिफिशियल बैरियर है, चले इसको फिर हम कल पे ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।